हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 4th चैप्टर। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। गाइज अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ओके। सो गाइज, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा हमारे चैप्टर का नाम पढ़ के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग आज हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर, राइट। आज हम लोग इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी का स्टडी, 5 ईयर प्लान्स एंड देयर सक्सेसेस एंड फेलियर्स। 5 ईयर प्लान्स जो है किस तरह से इंप्लीमेंट किए गए थे, उनके सक्सेसेस कैसे हुए थे, फेलियर्स कैसे हुए थे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन किस तरह से बैंक्स नेशनलाइज हुए थे वो हम पढ़ेंगे। 20 पॉइंट प्रोग्राम पढ़ेंगे। मिल वर्कर का स्ट्राइक हुआ था वो पढ़ लेंगे। और स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में, वो भी पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए ध्यान देते हैं, एक एक करके ये पॉइंट जो है एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, ओके। सबसे पहले बढ़ते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमी। ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी वुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है गाइस ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके थे इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले ही, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले ही, कि हमारे कंट्री में हम किस तरह से इकोनॉमी प्लान करेंगे, ओके। तो ये डिस्कशन जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले ही स्टार्ट हो गए थे। और प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू अडॉप्टेड द मिडल पाथ रैदर देन टेकिंग रिकोर्स टू एनी एक्सट्रीम्स। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक मिडल पाथ चुना, मतलब बीच का रास्ता चुना। रैदर देन टेकिंग रिकोर्स, रिकोर्स मतलब होता है गाइस चॉइस, मतलब कोई भी चॉइस नहीं रखा उन्होंने कि मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे, मतलब किस तरह का इकोनॉमी करेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी करेंगे, वो कोई चॉइस नहीं रखा। और उन्होंने किसी चीज़ को भी एक्सट्रीम तक जाने नहीं दिया। एक्सट्रीम्स मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी नहीं आने दी, उन्होंने सीधा बीच का रास्ता चुन लिया, मतलब उन्होंने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। सम कंट्रीज हैड अडॉप्टेड कैपिटलिज्म, कुछ कंट्रीज जो थे उन्होंने कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया था। कैपिटलिज्म मतलब गाइज ऐसा होता है कि प्रॉफिट बेसिस पे, पर्पस पे काम किया जाता है, मतलब प्रॉफिट मेन मोटिव माना जाता है, ओके। वाइल सम हैड अडॉप्टेड सोशलिज्म, और कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने सोशलिज्म पे अपना कंट्री रन कर रहे थे, मतलब सोशली लोगों के वेलफेयर के रिलेटेड ध्यान दे रहे थे। ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज़ इट्स ओन एडवांटेज, दोनों इकोनॉमी का अपना अपना फ़ायदा है, ओके। लेकिन हमारे जो पंडित नेहरू थे इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि हमारी कंट्री को डेवलपमेंट के और भी लेके जाना था, राइट, तो कैपिटल तो चाहिए ही उसके लिए, और साथ ही साथ लोगों का भी भला करना था, तो सोशलिज्म भी चाहिए था, राइट। तो दोनों के लिए उन्होंने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। इन एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। जब भी कैपिटलिस्ट सिस्टम आएगा या फिर कभी भी आप सुनोगे तो समझ जाना कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेटली ओन्ड रहता है, मतलब प्राइवेट ओनर्स रहते हैं, सिंगल ओनर्स रहते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ओके। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है वो कहाँ से रहता है, कैसा रहता है, वो स्टेट ध्यान रखता है बाय द इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो किस लिए ध्यान रखता है, ताकि सोसाइटी का भला हो सके, सोसाइटी के नाम पे ध्यान रखा जाता है, ओके। और मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो दोनों चीज़ों में काम करता है, किसमें किसमें, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मॉडर्न इंडिया का होना ज़रूरी था, राइट, इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीज़ जो है इंप्लीमेंट कर दिया था। वी गेव प्रीफरेंस टू अ मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, और हमने किसको प्रीफरेंस दिया, मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी को। वी कैन सी 3 पार्ट्स इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, हम 3 पार्ट्स देख सकते हैं, कैसे 3 पार्ट्स देख सकते हैं किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। कौन से देख लेते, चलिए। पब्लिक सेक्टर, सबसे पहला क्या आता है, पब्लिक सेक्टर। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इस सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी फैक्ट्रीज आता है वो किसके अंडर रहता है, वो गवर्नमेंट के अंडर रहता है। समझ में आ गया, पब्लिक की बात हो रही है मतलब गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, हमारे जो हथियार, हमें डिफेंस रहने के लिए, हमें डिफेंस करने के लिए हथियार लगेंगे, राइट, तो वो डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स है वो प्रोडक्शन कौन देखता है, गवर्नमेंट देखता है। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे की और। प्राइवेट सेक्टर क्या बताया गया देख लेते हैं। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। इस सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज आते हैं वो कौन ओन करता है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब बिजनेसमैन जो
मोटिव उसका क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। एंड क्या बताया गया आगे देख लेते हैं, ऑफकोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजर्स एंड कंट्रोल देम टू, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, गवर्नमेंट भी सुपरवाइज और कंट्रोल रखता ही है वहाँ पे, ओके। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स, उसमें क्या एग्जाम्पल दिया गया है, कंज्यूमर गुड्स। अभी कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया, जो हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, जॉइंट सेक्टर। इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। इस सेक्टर में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज जो रहते हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहते हैं वो ओन करते हैं, ओके, मतलब प्राइवेटली भी ओन होता है। वाइल सम आर रन अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट, लेकिन कुछ जो रहते हैं वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंडर रन होते हैं। अब देखिए इनका एग्जाम्पल तो दिया नहीं गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इनका एग्जाम्पल। रत्नागिरी गैस एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो जॉइंट सेक्टर में आती है, ओके। साथ ही साथ महानगर गैस लिमिटेड, ये भी किस में आता है, जॉइंट सेक्टर में आता है। समझ में आ गया आपको, ये दो एग्जाम्पल्स है। गाइज आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फॉर modern economic to run smoothly there is a need for coordination between the private sector and the public sector। क्या बताया गया है, अगर हम चाहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी प्रॉपरली रन करे तो कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। दिस सिस्टम एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, ये सिस्टम किस पे ध्यान रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्शन हो। एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल, पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है, लार्ज स्केल पे वो भी, ओके, समझ में आ गया। एंड एफर्ट्स had been made in this system to bring together the goods aspect of both the capitalist and the socialist system। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है ताकि जो गुड्स जो है, मतलब जो कमोडिटीज़ है वो किस तरह से सोशली भी और कैपिटलिस्टली भी, ये दोनों सिस्टम के अंदर आ सके, ओके। अ मिक्स्ड इकोनॉमी कैनॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट मोटिव को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है कंट्री को तो प्रॉफिट होना ज़रूरी है। क्या क्या नहीं इग्नोर कर सकता, प्रॉफिट मोटिव, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग एक्सेट्रा। अब देखिए टाइम बाउंड प्लानिंग मतलब क्या होता है, टाइम, लिमिटेड टाइम में वो काम होना ज़रूरी है। अब जैसे कि आपको पता रहेगा कोई भी कंपनी काम करती है तो वहाँ पे वो अपने वर्कर्स के ऊपर टाइम लिमिट दे देती है कि आज के दिन में आपको इतना काम ज़रूरी है, ओके। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी ये सब चीज़ें होती है। आपको समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की ओर। मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड्स टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट, सॉरी, ओके। मिक्स इकोनॉमी जो है वो किसको प्रायोरिटी देता है, नेशनल इंटरेस्ट को। नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, लोगों का वेलफेयर, मतलब नेशन का वेलफेयर हो, ओके। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विथ प्रायोरिटी, क्या बताया गया है, प्रायोरिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ये भी एक स्ट्रेस रहता है, ये भी एक हेडेक रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब लोगों का भविष्य, प्रायोरिटी लोगों को तो माननी है, राइट, लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट के और भी जाना है हमें, ओके। समझ में आ गया आपको, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बताया गया है, द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, कौन सी इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिए आप लोग, इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवे, वाटरवेज, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट द रिटर्न्स इन दिस एरिया आर डिलेड। क्या बताया गया है, सुनिए। अभी देखिए कोई भी, जैसे कि गवर्नमेंट का काम हो गया, कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, डिफेंस का पकड़ लीजिए, साइंटिफिक रिसर्च पकड़ लीजिए, एजुकेशन, रोड, ये सब किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, राइट। अभी हम लोग यही मानते हैं, राइट, वाटरवेज, रेलवे, ये सब चीज़ें, एयरपोर्ट बनाना, ये सब, और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, आपको पता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, राइट। तो यहाँ पे जो है इनका रिटर्न्स, मतलब ये पैसे जो लगाए थे ये सब चीज़ें बनाने में, इनका रिटर्न्स आने क्या होता है, डिले हो जाता है, मतलब बहुत टाइम भी लग सकता है, राइट। लेकिन इस वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे प्राइवेट लोग जो है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस चीज़ों में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं और इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉफिट डिले हो रहा है, लेट आ रहा है, तो कोई इन्वेस्ट करेगा क्या, प्राइवेट पर्सन जो ओनर रहेगा वो नहीं करेगा। नॉट मैनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस एरियाज। क्या बताए, कीन मतलब क्या होता है, ईगर, मतलब बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ईगर नहीं रहते इन सब जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आ गया आपको। इन सच अ सिचुएशन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। अभी ऐसे टाइम पे कोई अगर इनिशिएटिव नहीं लेगा, लोग जो है पीछे हटेंगे, तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए इस ऐसे टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स जो है वो लेना पड़ता है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी मॉडल एंड 5 ईयर प्लान एंड स्टार्टेड ऑफ ऑन इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी मॉडल जो है ये एक्सेप्ट कर लिया था, 5 ईयर प्लान एक्सेप्ट कर लिए थे और साथ ही साथ अपनी राह पे चल पड़ी थी। किस राह पे, डेवलपमेंट की।
द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था 1973 का, वो क्या स्पीड लेके आया, डेवलपमेंट का स्पीड लेके आया, मतलब इस वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रायोरिटी वॉज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। क्या बताया गया, प्रायोरिटी दिया गया था ताकि जो हैवी इंडस्ट्रीज का कंट्रोल था, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज का जो इन्फ्लुएंस था वो क्या हो सके, कंट्रोल में आ सके। ओके, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। क्या हो गया था, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थे वो डेवलप नहीं हो रहे थे और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत डेवलप हो रहे थे। ओके, तो ऐसे टाइम पे जो लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनका भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, राइट। तो इसीलिए ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इसको निकालने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंप्लीमेंट किया गया था। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने किस पे ध्यान दिया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया था। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया था, ज़्यादा अटेंशन दिया था किसको, जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स थे, जो लोगों का ध्यान रहते हैं। जैसे कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स मतलब क्या बोल सकते हैं, जो एक के पावर में नहीं रहते हैं। ओके, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग जो है कोऑपरेटिवली क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। 5-year प्लान। द कोलोनियल पावर हैज़ एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। कोलोनियल पावर मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ वन पावर, मतलब हमारे यहाँ पे एक ही जन का पावर चल रहा था पहले, इंडिपेंडेंस के पहले। कौन थे वो, ब्रिटिश, आपको पता रहेगा, राइट। तो वो ब्रिटिश का जो पावर था, इस वजह से क्या हुआ था, इंडिया पूरी तरह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो गया था, मतलब पूरा लॉस में चला गया था, बर्बाद हो गया था। द कंट्री फेस सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी। कौन से प्रॉब्लम्स जो है कंट्री को फेस करने पड़े थे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगारी थी नहीं लोगों के पास। पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया था। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो लो हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 16। ध्यान दीजिएगा गाइज। ओके, सो गाइज क्या बताया गया है देख लेते हैं यहाँ पे। लो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज। क्या हुआ था, प्रोडक्शन भी लो हो गया था एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का। एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, और हम लोग नॉलेज के फील्ड में भी पूरी तरह से बैकवर्डनेस हो चुके थे, मतलब पूरी तरह से पीछे हो चुके थे। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज में, साइंस और टेक्नोलॉजी में सब जगह पे हम लोग क्या हो चुके थे, पीछे हो चुके थे। प्लानिंग वॉज एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अभी देखिए ये सब प्रॉब्लम्स जो है इंडिया फेस कर रहा था, तो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और साथ ही साथ इनको ओवरकम करने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए कुछ प्लानिंग जरूरी थी। तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है। इंडिया इस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950। इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बिठा दिया था 1950 को। ओके, विद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। और प्राइम मिनिस्टर को ही, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनको ही उस क्या कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। ओके, आगे देख लेते हैं। इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year प्लान दैट इंक्लूडेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और इसी कमीशन के अंदर क्या हो गया था, एक नया चीज़ बाहर आया था, वो था इंडिया का 5-year प्लान। और उसके अंदर क्या था, इंडिया का रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रॉपरली बैलेंस करना। प्रोविजन फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रोविजन मतलब क्या, गिविंग, मतलब लोगों को एटलीस्ट थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्ट विद डेमोक्रेटिक आइडियल्स, कंसिस्टेंट विथ क्या बताया गया है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स। डेमोक्रेटिक आइडियल्स मतलब गाइज होता है डेमोक्रेटिक के रूल। डेमोक्रेटिक का क्या होता है क्राइटेरिया, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब को भी ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए 5-year प्लान बनाया गया था। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट फोकस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान। अभी देखिए जो भी प्लान सोचा था उसमें क्या जरूरी था, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ओके, लोग पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब खुद से डेवलपमेंट चाहने वाले लोग चाहिए थे। इन द फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मतलब रूल्स जो भी बनाएंगे, जो भी 5-year प्लान होगा वहाँ पे लोकल सिटीजन्स जो है उनके भी व्यूज़ लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी रूल्स बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लोगों की मदद लगेगी। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अभी देखिए कुछ प्रिंसिपल, मतलब प्लानिंग करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी थी। क्या थी वो चीज़ें देख लेते हैं। चलिए, अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। जनरल प्रिंसिपल अगर हम लोग क्राइटेरिया ध्यान में रखें तो क्या हो सकता है कि प्रोपोर्शनेट मतलब प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ का, एनवायरनमेंट का, कंट्री का, हमारे
वो रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स जो है उनका भी प्रॉपर यूज करना है, लोगों को अच्छे जगह पे काम पे लगाना है जहाँ पे उनको भी पैसे मिले, साथ ही साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट हो, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की जो मैंने जैसे आपको बताया उनको भी पैसे मिले, मतलब उनकी भी नीड्स जो है वो फुलफिल होंगी। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया, गोल ऑफ प्लान्स। अब जो भी प्लान्स थे उनका गोल, मोटिव क्या था, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, ध्यान दीजिएगा। द जनरल गोल ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। जनरल गोल्स जो है वो यहाँ पे दिए गए, ध्यान दीजिए। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, फर्स्ट वन क्या था, नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट था ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है हमें, लेकिन साथ ही साथ बेसिक इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन पर भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हमें बढ़ाना है, सो दैट द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ताकि हमारा जो कंट्री है वो क्या हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, मतलब कंट्री को किसी और कंट्री से इंपोर्ट ना करवाना पड़े। ओके, मतलब हमें कोई और कंट्री से फूड ग्रेन्स या फिर कोई भी चीज़ें जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो मंगवाना ना पड़े। ओके, इसीलिए कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारी कंट्री का, उनका भी ऑप्टिमली मतलब बेस्ट वे में इंक्रीज करना है एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना है। देख लेते हैं आगे, रिमूव द इनइक्वलिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ। जो भी अर्निंग और वेल्थ में इनइक्वलिटी था, मतलब मैं अगर अपर कास्ट का हूँ तो पैसे कमाने का हक सिर्फ मुझे ही है, ये सब जो चीज़ें थी ये सब अनइक्वलिटी जो है निकाल दी गई थी, और हर कोई पर्सन जो डिजर्व करता है, जो मतलब स्किल्ड है, जिसके पास नॉलेज है, वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने नॉलेज का इंप्रूवमेंट करके अपने नॉलेज से पैसे कमा सकता है। तो ये क्राइटेरिया भी लाना ज़रूरी था। ओके, साथ ही साथ देख लेते हैं, मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, उनका भी जो है प्राइस मेंटेन करके रखना है, फ्लक्चुएट नहीं करना है। एक दुकानदार बोलेगा ज़्यादा प्राइस, दूसरा बोलेगा कम प्राइस, तो इसको निकाल के हमें मेंटेन करना था, प्राइस इक्वल प्राइस रखना था हर जगह पे। ओके, साथ ही साथ ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ चुका था, राइट, तो लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना था। आगे देख लेते हैं, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। इरेडिकेटिंग का मतलब होता है रिमूविंग, मतलब हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे कंट्री का बढ़ाना था, साथ ही साथ हमें हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे भी निकालना था, राइट। आगे देख लेते हैं, डेवलप सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज आपको पता ही होगा, लोगों के अच्छे के लिए काम करना, एनजीओज, गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ देती है ताकि लोग जो है सोशली क्या हो, डेवलप हो, राइट। सोशल सर्विस जो है लोगों में बढ़े और लोग जो है अच्छाई की राह पे चले, राइट। आगे देख लेते हैं, मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी कंट्री में कोई भी चीज़ जो है बाहर से आनी ज़रूरी नहीं है, फुलफिल करना है हमारा बेसिक नीड हमारे खुद से ही, राइट। हमारे कंट्री में ही इतना डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारे नीड जो है यहीं पे क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। समझ में आ गया गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच में ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वाज प्रीमियरली ऑन एग्रीकल्चर। ये ध्यान में रखा था कि इस प्लान में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो प्रीमियरली किस पे होगा, वो मेनली होगा एग्रीकल्चर पे। प्रीमियरली मतलब होता है मेनली, ओके, वो ज़्यादा किस पे होगा, एग्रीकल्चर पे। साथ ही साथ क्या दिया गया है, सोशल डेवलपमेंट, लोगों का सोशल डेवलपमेंट हो, राइट। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इरिगेशन मतलब क्या होता है, ये भी किस में आता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ही आता है। वाटर सप्लाई होता है क्रॉप्स को, राइट, थ्रू चैनल्स, मतलब चैनल्स की मदद से, आपको पता रहेगा इरिगेशन आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा। साथ ही साथ फ्लड को जो है वो कंट्रोल में रखना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब का डेवलपमेंट करना था। इंडस्ट्रीज़ का, हैवी इंडस्ट्रीज़ का, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का, हेल्थ का, इन सब का डेवलपमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ मेजर्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये क्या था, फाउंडेशन था, मतलब नींव। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, आपको पता है, तो उसका बेस जो है बनाया जाता है, ज़मीन को खोद के ज़मीन के अंदर उसका बेस रखा जाता है ताकि उसकी नींव जो है वो मजबूत बने। तो ये जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये क्या था, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक नींव थी ताकि हमारा कंट्री जो है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चल सके।
समझ में आ गया आपको? होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की तरफ। यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं गाइज 1956 से 1961 के बीच में। दिस प्लान हैज़ एम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बताया गया? एम्बिशियस मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। मतलब ये प्लान में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल था, स्ट्रॉन्ग मोटिव था। किस चीज़ का? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मतलब ये प्लान में खास इंपॉर्टेंस दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को। ओके, फर्स्ट प्लान में हमने देखा था किस में दिया गया था? सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब में। ओके, आगे देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जहाँ कहाँ पे? दुर्गापुर में। दुर्गापुर एक जगह है गाइस, सिटी है वेस्ट बंगाल में। फिर साथ ही साथ नेक्स्ट जगह दिया गया है भिलाई, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। एंड राउरकेला, राउरकेला ये जगह है कहाँ पे? ये है उड़ीसा में। ये तीनों जगह पे क्या किया था? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बनाए गए थे। ओके, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट एट सिंदरी। केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज बनाए गए थे केमिकल फर्टिलाइजर्स के, कहाँ पे बनाए थे? सिंदरी में। रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, रेल इंजन फैक्ट्री जो है वो भी बनाए गए थे चित्तरंजन में। फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज एट पेराम्बूर, पेराम्बूर एक जगह है, वहाँ पे भी क्या बनाए गए थे? फैक्ट्रीज बनाए गए थे। किस चीज़ के? रेलवे बोगीज के। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री एट विशाखापट्टनम, शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाए गए थे विशाखापट्टनम में। गाइज ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज वेर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। ये सब चीज़ें और अदर और भी बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या किए गए थे? पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड किए गए थे। अब गाइज देख सकते हो आप लोग, ये सब चीज़ें बनाई है किस लिए बनाई है? लोकल पीपल के लिए, ताकि इनमें से जो भी प्रोडक्शन होगा वो लोकल पीपल जो है उसका बेनिफिट उठा सके, राइट? तो ये सब किस में आएगा? पब्लिक सेक्टर में। यूज डैम्स लाइक भाखरा डैम। ये भाखरा डैम कहाँ पे है? मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। भाखरा नंगल ये डैम का नाम है। ओके, और ये कहाँ पे है? दामोदर में है। दामोदर झारखंड में है गाइस। ओके, समझ में आ गया आपको? सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नंगल कहाँ पे? ये एक डैम है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट डैम जो है हम लोग सुन रहे हैं वो है दामोदर, ये कहाँ पे? झारखंड में, एक्सेट्रा। ये दोनों डैम्स भी जो है बनाए गए थे। वेर बिल्ड टू मेक वाटर इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। और ये बिल्ड किए गए थे किस लिए? ताकि वाटर अवेलेबल करा सके। किस लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ओके, इट लीड टू, क्या बताया गया यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। इट लीड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। और ये जो भी चीज़ें हुई थी ये इसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा था? नेशनल इनकम जो है वो बढ़ा था। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो भिलाई स्टील प्लांट का जो है पिक्चर दिया गया है, रफ पिक्चर दिया गया, आप लोग ने देख लिया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड ईयर 5 प्लान। थर्ड ईयर में 5 ईयर प्लान किस तरह था? थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो किस तरह से था? 1961 से 1966 के बीच में था ये प्लान। दिस प्लान वाज एम्ड टू ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ये प्लान जो था वो किस लिए था? ताकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में क्या किया जाए? बैलेंस लाया जाए, मतलब प्रॉपरली वो बैलेंस रहे। द अदर गोल ऑफ द प्लान इंक्लूड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। और अदर गोल क्या थे? और नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, हैवी इंडस्ट्रीज बढ़ाना, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज को भी डेवलपमेंट पे लाना। डेवलप इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हो। एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, एलिविएशन मतलब क्या होता है गाइस? कंट्रोल, मतलब पॉवर्टी पे क्या लाना था? कंट्रोल लाना था। समझ में आ गया? एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ थे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी क्या करने थे? एक्सपांड करने थे। मतलब क्या करना था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था। समझ में आ गया आपको? चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 70 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइज क्या बताया गया है देख लेते हैं यहाँ पे। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान्स वेर इम्प्लीमेंटेड। देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान होने के बाद फिर से 3 नए प्लान्स बनाए गए थे। 3 प्लान्स बनाए गए थे, किस लिए? नए इम्प्लीमेंट किए गए थे। ओके, देख लेते हैं क्या बताया गया है। 1966 से 1969 तक ये 3 नए प्लान जो है इम्प्लीमेंट किए गए थे। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंस फेमाइन। और ये पीरियड में एक और चीज़ हुई थी, वो क्या थी? इंटेंस फेमाइन हुआ था। फेमाइन मतलब गाइज होता है स्कैरसिटी ऑफ फूड। ओके, ड्यू टू द इन्वेजन बाय चाइना एंड वॉर विथ पाकिस्तान। और ये क्यों हुआ था? फेमाइन क्यों हुआ था? ड्यू टू इन्वेजन ऑफ चाइना, इन्वेजन बाय चाइना, चाइना से इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन मतलब होता है गाइज अटैक। एंड वॉर विथ पाकिस्तान, और हमारा वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ। ओके, द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रेदर देन डेवलपिंग रिलेटेड टास्क। क्या बताया गया है? डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क, मतलब गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा ध्यान किस पे देना पड़ा था? अभी वॉर हो रहा है गाइज, राइट? तो साथ ही साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था डिफेंस पे। ओके, ताकि वो हमारी कंट्री को जो है अदर मतलब अटैकर्स जो है उनसे बचा सके। तो इस टाइम पे क्या हो गया? डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी टास्क थे उन पे ध्यान दिया नहीं गया। ओके, समझ में आ गया आपको? ऑल्सो द फेमाइन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर टू टैकल द एफर्ट्स ऑफ फेमाइन। देखिए, फेमाइन हो गया, उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट को एक और सीख मिली थी उस समय। गवर्नमेंट जो भी
टैकल मतलब जो भी चीज़ें कर सकती है फेमाइन को टैकल करने के लिए, मतलब फेमाइन से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए, ये सब इफेक्ट्स जो है फेमाइन के हुए थे, इनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी क्या किए थे, गवर्नमेंट को अलग अलग रिक्वायर्ड गवर्नमेंट मेजर्स लेने पड़े थे। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। ऑल दिस इशूज स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली, और ये सब जो इशूज़ थे, ये सारे इश्यूज़ ने क्या किया था, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेस किया था, मतलब इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा था इस चीज़ का। आपको समझ में आ गया गाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 में दिया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे, द इंटेंशन बिहाइंड सेटिंग द गोल ऑफ दिस प्लान वॉज दैट इंडिया शुड बिकम सेल्फ रिलायंट। अब देखिए ये प्लान जो बनाया गया था, इसका मेन इंटेंशन ये था कि इंडिया जो है वो क्या बने, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मीनिंग होता है गाइस सेल्फ सफिशिएंट। गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप करने चाहिए। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका भी स्पीड बढ़ाना होगा अभी। ओके, ऐसा ये प्लान का क्या था, मोटिव था। एंड पे अटेंशन टू इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और एक और चीज़ की तरफ ध्यान देना है, वो है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में भी लोग जो है सोशली एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे में जो भेदभाव है वो निकालते हुए जिए। ओके, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेर नेशनलाइज्ड, जैसे कि हमने स्टार्ट करते समय पढ़ा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो यहाँ पे बताया गया है 14 मेजर बैंक जो थे वो क्या हुए थे, कंट्री में नेशनलाइज हुए थे, मतलब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए थे बैंक। ओके, समझ में आ गया आपको। आगे देख लेते हैं, दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सेप्टेड, क्या बताया गया है, जितना सोचा था उतना ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ये प्लान जो था उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। द इकोनॉमी हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर, और हमारी जो इकोनॉमी थी उसको एक चीज़ का बर्डन बेयर करना पड़ा था, सहना पड़ा था। किस चीज़ का बर्डन था, वो बांग्लादेश वॉर का। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द एक्सपेंडिचर ओवर द रेफ्यूगीज हैड टू बी ब्रोन एज वेल। रेफ्यूगीज मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हुआ था, रेफ्यूगीज मतलब जो कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं, हैड टू बी ब्रोन एज वेल, ब्रोन मतलब वो भी हमें बेयर करने पड़े थे। मैं आपको बता देता हूँ गाइस क्या हुआ था इस टाइम पे। बांग्लादेश जो है वो एक फ्रीडम मतलब खुद फ्रीडम के लिए लड़ रहा था पाकिस्तान से। ओके, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, बांग्लादेश पे वॉर कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो इंडिया भाग के आ गए थे, तो इस वजह से क्या हुआ था, वो भाग के आ गए हैं। अभी इंडिया ने क्या सोचा, कोई हमारे पास मदद के लिए आया है तो मदद करना ज़रूरी है, राइट। तो इंडिया ने उनको यहाँ पे रख के खाना वीना दिया, उनको रहने के लिए जगह दी, राइट। फिर ये वॉर में भी उनको हेल्प की, और फिर वहाँ से मतलब इंडिया से वहाँ उनको वापस भेजा, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। ओके, तो इस वजह से भी क्या हुआ था, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, मतलब इकोनॉमी में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था। समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया है। द इंडियन इकोनॉमी सफर ड्यू टू द पे रेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट्स। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक और चीज़ में सफ़र किया गया था, वो क्या था कि उन्हें सेवरल मतलब बहुत सारे राइज अप हुए थे गवर्नमेंट में और रेलवे सर्वेंट्स में। ओके, मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, रेलवे ऑफिशियल्स थे जो थे, उनका जो सर्वेंट का जो सैलरी था वो क्या हुआ था, राइज हो गया था। एंड राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल जो भी फ्यूल्स है इनका भी क्या हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज हो गया था। समझ में आ गया गाइज आप। सो गाइज आज के एक्सप्लेनेशन के लिए बस इतना ही। आज मैंने जो आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में आ गया होगा तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।